स्टूडेंट्स साइकोलॉजी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स आज का सिद्धांत है हमारा कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर मोदिया का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आज का टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने अपने सहयोगियों, अपने साथियों कुर्तकोफ़का, मैक्स वर्दीमर, देखो दो नाम को बिल्कुल याद करने हैं कि कोहलर के साथी थे कुर्तकोफ़का और मैक्स वर्दीमर। इनके साथ मिलकर अपना प्रयोग इन्होंने 1917 में 1917 में प्रतिपादित किया। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो जाता है कि इस सिद्धांत का प्रतिपाद किसका? कोहलर के सिद्धांत का प्रतिपाद। और किस नाम से था ये? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत भी बोलते हैं हम इसको। अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने अपने साथियों, अपने सहयोगियों कुर्तकोफ़का और मैक्स वर्दीमर के साथ मिलकर 1917 में इसका प्रतिपादन किया। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हो गया। इनका मत था, किनका मत था? कोहलर का मत था कि अधिगम अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा ही होता है, कि अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के द्वारा अधिगम किया जाता है। इस सिद्धांत के कुछ और नाम हैं। सबसे पहला नाम है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। सिद्धांत का नाम क्या स्टूडेंट्स? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। समग्रता का सिद्धांत है। पूर्ण से अंश का सिद्धांत है। सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी एंड लास्ट वन अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। स्टूडेंट्स दोबारा फिर देखते हैं। सबसे पहला नाम था गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। किसका? कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का नाम क्या था भाई? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। समग्रता का सिद्धांत। तीसरा पूर्ण से अंश का सिद्धांत। चौथा सूझ का सिद्धांत। और लास्ट आपका इनसाइट थ्योरी और फिर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। स्टूडेंट इतने सारे नाम आपके एक सिद्धांत के, कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के, और दो फेमस नाम सूझबूझ का सिद्धांत और एक क्या आपका गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। स्टूडेंट्स अब कोहलर ने अपना प्रयोग किस प्रकार से किया, आइए वो भी जान लेते हैं। इन्होंने सुल्तान नामक, देखो चिंपैंजी का नाम पूछ सकते हैं तो क्या है? सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसकी छत पर केलों को लटका दिया। सुल्तान ने उछलकर वह केला खाने का प्रयास किया परंतु वहां तक पहुंच ना सका। सुल्तान ने कुछ देर बैठकर परिस्थिति का जायजा लिया। सुल्तान ने कुछ देर बैठकर परिस्थिति का जायजा लिया। पास में रखे बक्से को उसने केलों के स्थान पर रखा, उस पर चढ़कर फिर केलों को प्राप्त किया। यानी उन्होंने अपनी सूझबूझ का प्रयोग किया कि पास में रखे बक्से को केलों पर रखकर उस पर चढ़कर फिर केलों को प्राप्त कर लिया। दूसरी परिस्थिति में केले पिंजरे से बाहर रख दिए। फिर क्या किया उन्होंने? केलों को पिंजरों से बाहर रख दिया और वहां दो छड़ियां डाल दी। पहले छड़ी एक थी लेकिन अब ऊंचाई बढ़ने से छड़ियां भी दो हो गई। जब सुल्तान एक छड़ी से केले को प्राप्त ना कर सका तो उसने फिर दोनों छड़ियों को जोड़कर केले को प्राप्त करने के लिए दो छड़ियों की एक छड़ी बना ली और फिर केले को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कोहलर ने सुल्तान पर 4 प्रयोग किए। सभी में सुल्तान अचानक से इस समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। तो इसलिए यह सूझबूझ का और सिद्धांत जो आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहलाता है। दोबारा फिर देखते हुए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। उन्होंने सुल्तान नाम चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया और उसकी छत पर केलों को लटका दिया। सुल्तान ने उछलकर कूदकर केले प्राप्त करने का प्रयास तो किया लेकिन वह केलों तक नहीं पहुंच सका। सुल्तान ने कुछ देर बैठकर परिस्थिति का जायजा लिया, सूझ का सिद्धांत अंतर्दृष्टि को अप्लाई किया तो अपनी अंतर्दृष्टि लगाकर पास में रखे बक्से को उसने केलों के स्थान पर रखकर उस पर चढ़कर, यानी कि पहले बक्से को पास में रखकर केलों को प्राप्त कर लिया। दूसरी परिस्थिति में केले पिंजरे के बाहर रख दिए। देखो पहले अंदर थे, ऊपर लटकाए हुए थे, अब उसको बाहर रख दिया और 2 छड़ियां डाल दी। जब सुल्तान एक छड़ी से केले प्राप्त ना कर सका तो उन्हें सूझ का सिद्धांत का प्रयोग करके दोनों छड़ियों की एक छड़ी बढ़ा के केलों को आसानी से प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कोहलर ने सुल्तान पर
4 प्रयोग किए और सभी में सुल्तान अचानक से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लिया। कोहलर के अनुसार इस अधिगम सिद्धांत में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसका समाधान प्राणी अचानक अंतर्दृष्टि या अपनी सूझबूझ के द्वारा ढूंढ से सकता है। यानी कोहलर के अनुसार इस सिद्धांत में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है और जिसका समाधान प्राणी अचानक अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा आसानी से ढूंढ लेता है। अंतर्दृष्टि या सूझ किस तरह उत्पन्न होती है, इसकी व्याख्या इस मनोवैज्ञानिकों ने 5 संपत्तियों के माध्यम से की है। कितने स्टूडेंट्स? 5 संपत्तियों के माध्यम से की है। सबसे पहले लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और लास्ट वन है आपका पुण्य संगठन। तो मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांतों में 5 प्रकार के संपत्ति यूज किए हैं। 5 प्रकार के संपत्तियों को माध्यम बनाया। लक्ष्य, बाधा, तनाव, संगठन और लास्ट है पुण्य संगठन। स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता? स्टूडेंट्स, सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता गणित, विज्ञान और व्याकरण का अध्ययन इस विधि से किया जा सकता है। देखो, शिक्षा में इसकी बहुत उपयोगिता है क्योंकि एक ही सिद्धांत के द्वारा आप गणित, विज्ञान और व्याकरण, क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा सिद्धांत लर्निंग का ऐसा है जिसका तीनों सब्जेक्टों को यानी कि गणित को, विज्ञान को और व्याकरण को अध्ययन करने में किया जा सकता है। तो वो आपका कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। स्टूडेंट्स, फिर आपका सूझ द्वारा सीखने में बुद्धि और रचनात्मक योग्यता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होता है। स्टूडेंट्स, यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास भी करता है। यह सिद्धांत बालकों की बुद्धि, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास भी करता है। यह सिद्धांत संवेदी अधिगम पर भी ज़्यादा जोर देता है। इस सिद्धांत में मानसिक क्रिया ज़्यादा और शरीर की क्रिया कम होती है। यानी कि जो कोहलर का सूझ का सिद्धांत था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था, उसमें अंतर्दृष्टि यानी कि मानसिक क्रिया का प्रयोग ज़्यादा होता है और शारीरिक क्रिया का प्रयोग कम होता है। यह सिद्धांत संवेदी अधिगम पर ज़्यादा जोर देता है। इस सिद्धांत में बालकों की बुद्धि, तर्क व कल्पना शक्ति का विकास होता है और यह सिद्धांत ज़्यादा रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है। सूझ द्वारा सीखने में संज्ञान योग्यता भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। स्टूडेंट्स, और सबसे फेमस जो क्वेश्चन है इस सिद्धांत का वो है गणित, विज्ञान और व्याकरण, तीनों पर इसका एक साथ अध्ययन किया जा सकता है या तीनों को पढ़ने में अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, यह सिद्धांत स्वयं खोज के ज्ञान पर आधारित है। सूझबूझ का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत स्वयं खोज के ज्ञान पर आधारित है। इसके अनुसार पूर्व अनुभव सीखने में सहायक होते हैं। यानी कि जो बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है वो नई परिस्थिति में प्रयोग करके वह आसानी से सीख सकता है। समस्या समाधान अधिगम का आधार है। यानी कि जो आपका अधिगम का सिद्धांत कोहलर वाला है वो सिद्धांत समस्या समाधान अधिगम का आधार माना गया है कि किसी भी समस्या का समाधान करना हो सबसे पहले आदमी अपनी सूझबूझ का प्रयोग करेगा, अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग करेगा, अपने संज्ञान का प्रयोग करेगा। इसलिए यह समस्या समाधान अधिगम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अधिगम न तो उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा होता है और न ही प्रयास और त्रुटि के द्वारा, बल्कि अधिगम तो अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के द्वारा ही होता है। देखो, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थोर्नडाइक मोदी ने माना था। थोर्नडाइक ने अपने प्रयोग भूखी बिल्ली पर करे थे और 1498 में किए थे। और इन्होंने जो आपका ये उद्दीपक अनुक्रिया का है ये आपका पावलोव का है, लेकिन जो कोहलर मुद्दे हैं इन्होंने अधिगम को ना तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बताया है और ना ही प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत बताया है, बल्कि अधिगम को अंतर्दृष्टि और सूझ के द्वारा बताया है। स्टूडेंट्स,
थोरनडाइक और कोलर के सिद्धांत में अंतर भी जान लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट करके ही ज़्यादा क्वेश्चन याद रह सकते हैं। इसलिए आप कोलर का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उसको थोरनडाइक के प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में क्या डिफरेंस है वो भी हम पढ़ लेते हैं। थोरनडाइक देखो मैंने भी बताया था, यह पेशीय अधिगम पर ज़्यादा जोर देता है, यानी कि शारीरिक क्रिया इसमें ज़्यादा होती है, पेशीय अधिगम इसमें ज़्यादा होता है। लेकिन कोहलर का सिद्धांत तो संवेग पर निर्भर करता है, इसलिए संवेगी अधिगम पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। थोरनडाइक में शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, कोहलर में शारीरिक क्रियाएं कम तो मानसिक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। इसमें मानसिक क्रियाएं कम, इसमें शारीरिक क्रियाएं कम होगी हैं। प्राथमिक स्तर के लिए बहुत श्रेष्ठ है थोरनडाइक महोदय का, पहले ही बताया था कि जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं उनके लिए भी और जो प्राथमिक स्तर के बच्चे उनके लिए भी क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यहाँ बच्चे ने प्रयास त्रुटि का प्रयोग नहीं करना, यहाँ बच्चे ने सूझबूझ का प्रयोग करना, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करना, इसलिए यह उच्च स्तर के बच्चों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी कोहलर का सिद्धांत जो है वो उच्च स्तर के बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ बच्चा रट कर सीखने पर बल देता है, यहाँ समझ कर सीखने पर बल देता है। अभ्यास के बाद सफलता अवश्य मिलती है, इसमें अचानक प्रयोग करते करते, अंतर्दृष्टि का प्रयोग करते करते, सूझबूझ का प्रयोग करते करते अचानक सफलता मिलती है। अचानक सफलता किससे मिलती है, कोहलर वाले मिलती है। लेकिन थोरनडाइक ने कहा कि लास्ट में सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर अभ्यास का प्रयोग पर बल दिया जा रहा है, प्रभाव के नियम पर बल दिया जा रहा है। यह पशु अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि देखो पशु प्रयोग करे गए सारे के सारे। थोरनडाइक महोदय का जो था वो भूखी बिल्ली पर था, तो इसलिए यहाँ पर पशु अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो कोलर है उन्होंने चिंपैंजी कोलर पर किए, तो यह मानव अधिगम के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहाँ बच्चे की सूझबूझ का प्रयोग देखा जाएगा, तो इसलिए यह मानव अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसका, कोहलर का। एक दोबारा देखते हैं, देखो अभी थोरनडाइक महोदय का पेशीय अधिगम पर जोर ज़्यादा देगा, शारीरिक क्रियाएं ज़्यादा होंगी, मन की क्रियाएं कम होगी, प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, रट कर सीखने पर बल दिया जाएगा, अभ्यास के बाद सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यह पशु अधिगम के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है थोरनडाइक महोदय का। लेकिन कोहलर का सिद्धांत संवेगी अधिगम पर, संवेग के द्वारा सीखने पर जोर अधिक देगा, मानसिक क्रियाएं ज़्यादा होगी, मानसिक क्रिया ज़्यादा होगी तो शारीरिक क्रियाएं कम होगी, उच्च स्तर के बच्चों के लिए श्रेष्ठ होगा, और समझ कर सीखने पर बल दिया जाएगा स्टूडेंट्स। इसमें सफलता लास्ट की बात नहीं करते, इसमें अचानक से सफलता मिलती है स्टूडेंट्स, और यह मानव अधिगम के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी क्लास कोहलर महोदय की ख़त्म होती है। कल हम वंडूरा जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।